Hello, good morning to all of you. So next chapter है area under the curve. So next chapter है area under the curve is also known as a AUC quadrature, also known as a quadrature. आवाज आ रही है ना? Yes, no? Yes, sir. Okay. So also known as a quadrature. तो इसमें क्या है, ये application of definite integration है. तो application of definite integration कैसे काम करेगा कि अगर मान लो function above x axis है, अगर function lies above x axis तो एरिया ही डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, एरिया ही डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा. लेकिन अगर मान लो फंक्शन बिलो एक्स एक्सिस है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव होगा पर एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये माइनस टाइम्स डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो माइनस टाइम्स ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा. और अगर फंक्शन कट्स एक्स एक्सिस, तो अगर फंक्शन कट्स एक्स एक्सिस तो क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन रिजल्टेंट वैल्यू आएगी. रिजल्टेंट वैल्यू मतलब कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो, पर एरिया इज ऑलवेज जीरो. तो इसलिए एरिया चैप्टर में ना कभी भी जो इम्पोर्टेंट है, पहली चीज उसका ग्राफ, पहला उसका ग्राफ, दूसरा बाउंड्रीज. तो पहला है कि ग्राफ पता होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ से अपने को आइडिया लगेगा कि बाउंड्रीज क्या क्या हो सकती है और अपने को आइडिया लगेगा कि वो बिलो एक्स एक्सिस कब है और अबव एक्स एक्सिस कब है. नेक्स्ट है नेक्स्ट फिर उसका बाउंड्रीज कि एरिया किसका फाइंड आउट कराना है. एंड क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एलिप्स है और ये लाइन है, तो एलिप्स और लाइन के बीच का एरिया निकालो, तो वो ये भी एरिया पॉसिबल है और ये वाला एरिया भी पॉसिबल है. तो क्वेश्चन फिर अलग से मेंशन करता है कि स्मॉलर एरिया, बिगर एरिया, या कौन से क्वाड्रेंट का एरिया, उस तरह से. तो पहला ग्राफ, दूसरा बाउंड्रीज और तीसरा हाउ विल यू कैलकुलेट द एरिया. तो कभी कभी एरिया डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकलता है, कभी ज्योमेट्री से निकलता है. तो कभी एरिया डेफिनेट इंटीग्रेशन से, ज्योमेट्री से भी निकलता है. ज्यादातर चांसेस है डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जनरली आड़ा टेढ़ा कोई कर्व दे देता है तो अपने को इंटीग्रेट करके निकालना होता है. अब थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, ये बिलो एक्स एक्सिस चला गया, तो एरिया क्या होगा इसका. तो ए टू सी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो तो नेगेटिव टाइम्स है, पर एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि वही डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया है. ये तुम्हें कई जगह ऐसा भी मिलेगा, मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स करके भी मिल सकता है, मॉड एफ ऑफ एक्स ए टू बी. तो वही अगेन मॉडुलस है तो रीडिफाइनिंग करनी पड़ेगी. तो पहले ए टू सी ब्रेक होगा, फिर सी टू ए, सी टू बी ब्रेक होगा, तो अल्टीमेटली वही आ गया एक तरह से. तो कहने का मतलब है जो बिलो एक्स एक्सिस है वो माइनस टाइम्स और जो अबव एक्स एक्सिस है वो एज इट इज. नेक्स्ट है एरिया बिटवीन टू कर्व्स. कोई दो कर्व्स दे रखे हैं तो उन दोनों के बीच का एरिया निकालना है. तो एक नीचे होगा और एक ऊपर होगा, तो एरिया आ जाएगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. तो दिस इज अपर कर्व एंड दिस इज लोअर कर्व. तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. नेक्स्ट कई बार बच्चों को डाउट आता है कि यार इंटरसेक्टिंग हुआ तो क्या होगा ना, इंटरसेक्टिंग अगर हुआ तो इंटरसेक्टिंग हुआ तो वही हुआ अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. तो ये ए टू बी, ये सी हो गया, तो अपर यहाँ पे जी और एफ, तो ए टू सी में क्या होगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. लेकिन सी टू बी में क्या होगा,
अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अल्टीमेटली वही आया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। नेक्स्ट कुछ बच्चे इसको ऐसे मॉडुलस के तरीके से भी लिखते हैं, ए टू बी मॉड ऑफ जी माइनस एफ, मॉड ऑफ जी माइनस एफ, तो मॉड ऑफ जी माइनस एफ लिखा, मॉडुलस फिर रीडिफाइनिंग मांगेगा, तो वही ले दे के आ गया। तो मॉडुलस कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, पॉजिटिव तो एज इट इज बाहर, नेगेटिव तो माइनस से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अभी तक जो एरिया देखा वो एक्स एक्सिस के साथ देख रहे थे, नेक्स्ट है एरिया विथ वाई एक्सिस। तो एरिया विथ वाई एक्सिस, तो फंडा क्या है इसका कि एक छोटी स्ट्रिप ली डीवाई लेंथ की, एक डीवाई लेंथ की छोटी सी स्ट्रिप ली और उसकी लेंथ है एक्स, तो एरिया कितना हो जाएगा एक्स डी वाई, तो एरिया ये ए टू बी तो एक्स डी वाई, पर इसमें क्या होगा इनवर्स फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो ए टू बी एफ इनवर्स वाई डी वाई, ए टू बी एफ इनवर्स डी वाई वाई डी वाई। तो ये यहाँ पे इनवर्स फंक्शन चल रहा है, तो इट्स वेरी ट्रिकी अगर वाई एक्सिस के साथ एरिया निकाल रहे तो इसलिए एरिया अंडर द कर्व चैप्टर में ये चीज भी इंपॉर्टेंट करती है, हाउ विल यू कैलकुलेट द एरिया। तो ऐसा भी पॉसिबल है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वो दिखा रहा होगा वाई एक्सिस के साथ में, लेकिन उसको एक्स एक्सिस के से भी निकाला जा सकता है, वो दिखा रहा होगा वाई एक्सिस के साथ में, पर हो सकता है कि उसको एक्स एक्सिस से भी निकाला जा सके। नेक्स्ट है, तो अल्टीमेटली वही है कि फर्स्ट तुम्हें ग्राफ, सेकेंड बाउंड्रीज, और थर्ड हाउ विल कैलकुलेट द एरिया। तो जैसे y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, पैराबोला, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मुंह नीचे खुलेगा, और इससे पूछा एरिया बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द कर्व, तो बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये वाला एरिया। अब वो बच्चे को कंफ्यूजन आता है कि ये एरिया ये वाला एरिया, पर इसमें क्या होगा, इसमें कर्व और एक्स एक्सिस आया और क्वेश्चन ने बोला कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो यानी वाई एक्सिस, तो ये वाला एरिया, ये 0 होगा ये 3 होगा, तो एरिया हो जाएगा 0 से 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अल्टीमेटली वही है कि हाउ विल यू कैलकुलेट द एरिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे है कि साइन एक्स है, कॉस एक्स है, और एरिया निकालना है साइन एक्स कॉस एक्स और वाई एक्सिस के साथ में। तो अब ये वाई एक्सिस के साथ में दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है इनवर्स फंक्शन दिखाई दे रहा है, पर नहीं, अपन इसको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट पे भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसको इस तरह से देखो, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये पाई बाय 4 0, तो वही सेम एरिया क्या हो जाएगा 0 से पाई बाय 4 अपर कर्व है cos x माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर, फिर एरिया ऑफ इलिप्स पाई बी, ए हो गया सेमी मेजर एक्सिस और बी हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस। फिर नेक्स्ट एरिया बाउंडेड बाय y square is equal to 4x and x square is equal to 4by, y square is equal to 4x and x square is equal to 4by। तो y square is equal to 4x अपना हॉरिजॉन्टल पैराबोला हो गया, y square is equal to x square is equal to 4by वर्टिकल पैराबोला हो गया, तो x square is equal to 4 y square is equal to 4x हॉरिजॉन्टल पैराबोला, x square is equal to 4by वर्टिकल पैराबोला। तो ये एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो 0 टू x1, तो एरिया हो जाएगा 0 टू x1, अपर कर्व है √4x, y इज इक्वल टू एक्सप्लिसिटली लिखना होता है माइनस लोअर कर्व हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 4b dx। अब बचा बस x1, तो x1 कैसे निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करके, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4b, इसको पुट कर दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में, तो ये हो जाएगा x टू 4
16b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x, एक आएगा x इज इक्वल टू 0, एक आएगा x इज इक्वल टू 4a रेस टू 1/3 b रेस टू 2/3, तो ये हो गया x1। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो इसको, और ये लविंग इंटीग्रल्स है तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है इसका, तो लविंग इंटीग्रल है तो आंसर आ जाएगा 16ab/3। जनरली एरिया अंडर द कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंटीग्रेशन फंसते हैं ना, वो इजी वाले फंसते हैं, ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं फंसते हैं। पर हाँ, इंटीग्रेशन चैप्टर का रहेगा तो क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, लेकिन एयूसी और डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आ रहा है तो वो रिलेटिवली इजी होता है। तो आंसर आ जाएगा 16ab/3। तुम एज ए स्टैंडर्ड भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है एरिया enclosed by, area bounded by y square is equal to 4x and y is equal to mx, y square is equal to 4x and y is equal to mx। तो y square is equal to 4x is a horizontal parabola, y equal to mx is a line, y is equal to mx is a line। तो ये एरिया निकालना है, तो वही अगेन एरिया कितना हो जाएगा 0 to x1, x1 मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो कैसे निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करके। तो दोनों को सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू mx पुट कर दो, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो एक आएगा x इक्वल टू 0, सही है, ओरिजिन पे कट कर रहा है, और दूसरा x आएगा 4a/m स्क्वायर, तो वो हो जाएगा x1। आ गया x1। अब अपर कर्व रूट एक्सप्लिसिट रूट 4ax माइनस लोअर कर्व mx, दोनों ही लविंग इंटीग्रल है, दोनों ही लविंग इंटीग्रल है, तो एरिया आ जाएगा 8a² 3m3 तो एरिया आ जाएगा 8a² 3m3, तो एरिया इज इक्वल टू 8a² 3m3। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया बाउंडेड बाय y square is equal to 4x and double ordinate, एरिया बाउंडेड बाय y square is equal to 4x and डबल ऑर्डिनेट। तो y square is equal to 4x अपना हॉरिजॉन्टल पैराबोला, डबल ऑर्डिनेट ये लाइन है, तो ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालना आसान है वैसे तो, ये 0 to x1, तो एरिया निकालेंगे 0 to x1, तो ये ऊपर वाला एरिया निकाल लेंगे उसका डबल, तो ये डबल, और ऊपर वाला एरिया हो जाएगा √4x dx। एक्चुअली ये एरिया आता है 2/3 रेक्टेंगल एबीसीडी का एरिया। रेक्टेंगल कौन सा, रेक्टेंगल फॉर्म बाय द डबल ऑर्डिनेट एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो ये ए बी सी डी, तो 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल एबीसीडी। तो अपने को निकालना कौन सा था, अपने को निकालना था ये एरिया, अपने को निकालना है ये एरिया, और ये हो जाएगा 2/3 रेक्टेंगल एबीसीडी का एरिया का। तो रेक्टेंगल फॉर्म बाय द डबल ऑर्डिनेट एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स, रेक्टेंगल फॉर्म बाय द डबल ऑर्डिनेट एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स। नेक्स्ट है कर्व ट्रेसिंग। तो कर्व ट्रेसिंग अपन ने एरिया अंडर द कर्व चैप्टर में भी देखा था, तो वही सारे पॉइंट्स वापस हैं। पहला डोमेन, ताकि ये पता चले ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाना है। सेकंड, x इज इक्वल टू 0 पे y क्या आ रहा है, यानी y एक्सिस कहाँ कट होगी। y इक्वल टू 0 पे x क्या आ रहा है, यानी x एक्सिस कहाँ कट होगी। नेक्स्ट, अगर x की सारी पावर्स इवन है, पावर्स ऑफ x आर इवन, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है एक सिमेट्री को लेकर है, ये जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है वो सिमेट्री को लेकर है। और अगर पावर्स ऑफ y और y की पावर सारी इवन हुई तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। नेक्स्ट है, अगर कोई पॉइंट डोमेन में नहीं है, नहीं डेरिवेटिव कि कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग, तो dy/dx कि ये कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, कब मैक्सिमा आ रहा है कब मिनिमा आ रहा है, ये निकाल सके। फिफ्थ, अगर x इज इक्वल टू a नॉट इन डोमेन, अगर x इज इक्वल टू a नॉट इन डोमेन, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है। और अगर एंड पॉइंट्स पर, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे फंक्शन क्या कर रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू -इंफिनिटी, यानी लेफ्ट हैंड पॉइंट पर फंक्शन क्या कर रहा है। वही एओडी चैप्टर में अपन ने जो
पढ़ा था कर्व ट्रेसिंग, एओडी चैप्टर में जो पढ़ा था। तो जैसे एक एग्जांपल लेके बताता मैं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 2a माइनस एक्स। तो इसको अगर मैंने तमीज से लिखा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 2a माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो देखो y की पावर इवन है तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सेस, तो जो ऊपर बनेगा वही नीचे बनेगा। अब ये आ जाएगा x रूट ओवर x इंटू 2a माइनस एक्स अपॉन a। तो इसकी डोमेन हो गई x बिलोंग्स टू 0 से 2a, क्योंकि रूट के अंदर का पॉजिटिव होना चाहिए। तो x इंटू 2a माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये अपने को डोमेन निकाल के दे देगा। तो देखो, तो पहला पॉइंट डोमेन आ गया कि कहाँ ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनेगा। सेकेंड, x इक्वल टू 0 पे y 0 आ रहा है और y इक्वल टू 0 आ रहा है x इज इक्वल टू 0 और 2a पे। इसका मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है। थर्ड, इसमें y की पावर इवन है तो ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है। फोर्थ, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे प्रोडक्ट रूल से। तो वो प्रोडक्ट रूल है कि क्वेश्चन रूल है? अरे यार, हाँ प्रोडक्ट रूल ही है वैसे तो। अच्छा, वो रूट का टर्म आएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है ठीक है। हाँ, तो प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका आता है रूट एक्स इंटू 6a माइनस 4x अपॉन 2a टाइम्स रूट ओवर 2a माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 3a/2 पे डेरिवेटिव 0 है, तो 3a/2 पे डेरिवेटिव 0, तो 0 से 3a/2 में पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो फंक्शन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, तो फंक्शन आ जाएगा मैक्सिमम। फिफ्थ पॉइंट डोमेन में नहीं है तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सिक्स्थ, इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, पर इन्फिनिटी पे जा ही नहीं रहा क्योंकि डोमेन 0 से 2 है। तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अच्छा, और एक और चीज, 0 पे डेरिवेटिव 0 है और 2a पे डेरिवेटिव इन्फिनिटी है। मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कहाँ कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जहाँ जहाँ डेरिवेटिव 0 यानी x इज इक्वल टू 0 और 3a/2, और वर्टिकल टेंजेंट कहाँ पर है, जहाँ पे डेरिवेटिव इन्फिनिटी यानी x इज इक्वल टू 2 है। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो 0 पे ये स्मूथली निकलेगा, तो ये स्मूथली निकलेगा। 3a/2 पे मैक्सिमम आएगा, 2a पे वर्टिकल टेंजेंट है तो ऐसा गिरेगा। एंड y की पावर इवन है तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सेस। तो ये वाला एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, डबल ऊपर वाला एरिया, तो 0 से 2a, ये 0 ये 2a और x अपॉन a रूट ओवर x इंटू 2a माइनस x dx। तो पुट x इज इक्वल टू 2a sin स्क्वायर थीटा, पुट x इज इक्वल टू 2a sin स्क्वायर थीटा, तो वहां से एरिया निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, एयूसी चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं कि सी की वैल्यू निकालो कि सो दैट इसका एरिया इतना है। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू साइन 2x, y इज इक्वल टू साइन 2x और x इज इक्वल टू π/6 x एक्सेस और x इज इक्वल टू c। तो इसका बनने वाला एरिया हाफ है। तो ठीक है, साइन 2x का ग्राफ बनाना अपने को आता ही है। साइन 2x का ग्राफ, ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये पाई हो जाएगा क्योंकि साइन 2x है ना, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो मतलब जल्दी जल्दी कवर करेगा। तो नेक्स्ट, अब x इज इक्वल टू π/6 तो मेरे को समझ में आ रहा है, ये अपनी होगी π/4, तो π/6 यहाँ पर है। अब इसने बोला है कि x इज इक्वल टू c और इसके साथ बनने वाला एरिया, तो मैंने ले लिया ये, तो ये एरिया हो गया हाफ। फिर एक क्वेश्चन उठेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि c x इज इक्वल टू c पीछे की तरफ हो, तो दो केसेस बन गए। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। तो c या तो π/6 से बड़ा है या c π/6 से छोटा है, या तो c π/6 से बड़ा है या c π/6 से छोटा है। तो हो क्या रहा है कि c या तो π/6 से बड़ा है या c फिर π/6 से छोटा है। ओके, तो अभी मैंने x इज इक्वल टू c π/6 के आगे लिया,
लेकिन आगे लिया तो कितना लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि π/2 के आगे निकल गया, क्योंकि अगर π/2 के आगे निकल गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले π/6 से π/2 करना पड़ेगा और π/2 से c जो होगा वो माइनस टाइम्स करना पड़ेगा, तो मुझे वो भी ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता, पहले चेक कर लेता कि 0 से π/2 नहीं π/6 से π/2 तक में कितना आ रहा है। तो π/6 से π/2 में sin 2x का एरिया चेक कर लेता, तो वो एक्चुअली आ रहा है 3/4 आ रहा होगा। तो 3/4 आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें तो हाफ ही चाहिए, तो हाफ चाहिए तो वो पहले ही रह जाएगा, तो पहले ही रह जाएगा, तो ये एरिया आ जाएगा। तो इक्वेशन बन गई π/6 से c sin 2x dx इज इक्वल टू हाफ। ये लविंग इंटीग्रल है, इंटीग्रेट कर लो तो c की वैल्यू आ जाएगी π/3। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि पीछे की तरफ है, तो पीछे की तरफ से कितना है, कहीं ऐसा तो नहीं यहीं पर है, कहीं ऐसा तो नहीं इधर है, क्योंकि अगर इधर है तो मुझे पहले इसका पॉजिटिव निकालना पड़ेगा और इसका माइनस टाइम्स करना पड़ेगा। तो ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं। तो उसका चेक करने का एक तरीका है, 0 से π/6 कितना आ रहा है, तो 0 से π/6 sin 2x dx कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है हाफ, नहीं 1/4 आ रहा होगा, तो 1/4 आ रहा है। इसका मतलब है अगर ये 1/4 है और मुझे हाफ चाहिए तो ये पीछे ही होगा, तो ये पीछे होगा तो सिमेट्री से -π/6, तो c इक्वल टू -π/6। ऐसे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं ये, इस तरह के वैल्यूज वगैरह निकालना। पर जेई मेन में इतना नहीं आता, जेई मेन एरिया निकाल के छोड़ देता है। ठीक है, तो ये हो गया सी की वैल्यू निकालने का। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में क्या हो रहा है कि मान लो वो स्टैंडर्ड नहीं है, शिफ्ट हो गया, तो स्टैंडर्ड में कैसा है ना, अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली। तो शिफ्ट हो गया तो उसको क्या करेंगे, शिफ्ट होके स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। सो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 36x प्लस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको मैंने लिखा 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 पर बाहर 9 बैठा है 36 प्लस 4 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 पर बाहर 4 बैठा है तो प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर अपन 4 माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपन प्लस इक्वल टू 9। तो ये वर्टिकल एलिप्स है, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। और शिफ्टिंग से एरिया चेंज नहीं होता कभी भी ना, शिफ्टिंग से इक्वेशन ऑफ लाइन चेंज होगी, इक्वेशन ऑफ कर्व चेंज होगा, कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, लेकिन लेंथ चेंज नहीं होगी, एरिया चेंज नहीं होगा। तो एरिया और लेंथ चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट, तो ये वर्टिकल एलिप्स हो गया, ये वर्टिकल एलिप्स हो गया। अब हुआ क्या, एक और लाइन दे रखी थी, तो ये लाइन और एलिप्स के बीच का एरिया पूछा था, तो ये नहीं तो शिफ्टिंग में लोकेट करके निकालना पड़ता, तो अब अपन ने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर लाइन को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कैसे शिफ्ट करेंगे, तो कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, कैपिटल Y इज इक्वल टू y प्लस 1, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू y माइनस 1। शिफ्ट कर सॉरी सॉरी सॉरी, तो इसको शिफ्ट कर दो, तो 3 टाइम्स x प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स y माइनस 1 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2y, 3 दूनी 6,
6 में से 2 गया 4, 4 में से 10 गया तो -6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को प्लॉट करेंगे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई पे। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई पे अगर दोनों को प्लॉट करेंगे तो ये दिखेगा 4,0, ये दिखेगा 0,3, ये 2,0, तो ये 2,0, ये 0,3। तो ये वो लाइन हो गई। और एरिया कौन सा पूछा है? स्मॉलर रीजन। एरिया पूछा है स्मॉलर रीजन, तो ये एरिया तो कुछ नहीं, क्वार्टर का एरिया यानी एलिप्स के क्वार्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे ए हो जाएगा 2 और बी हो जाएगा 3। तो ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट है एक रिमार्क है, एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है उसमें। वैसे एयूसी चैप्टर सिर्फ इतना ही है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। जो अपन ने शुरू के 5 पॉइंट पढ़े ना, बस उतना ही है। बाकी कुछ कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं पर वो अपने को पता रहने चाहिए। तो वेरिएबल एरिया, ग्रेटेस्ट और लीस्ट, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। तो क्या हो रहा है, एक मोनोटोनिक फंक्शन है, ए से बी में मोनोटोनिक फंक्शन है, ए से बी में मोनोटोनिक फंक्शन है। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x is equal to a, x is equal to b and y equal to f of c, y equal to f of c। और तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, उसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है, उसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है, उसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे ये लाइन मूव करेगी, जैसे ये लाइन है तो जैसे जैसे लाइन मूव करेगी तो एरिया चेंज हो रहा है, पर एरिया इज बाउंडेड मिनिमम से मैक्सिमम तक। तो मिनिमम से मैक्सिमम तक जा रहा है तो देयर विल बी सम ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू। तो उसका बोलना है कि मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे अकर करेगा, जहाँ पे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 है। इसको प्रूफ कर सकते हैं, देखो कैसे। एरिया इज इक्वल टू पहले ए टू सी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व प्लस सी से बी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। नेक्स्ट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एफ ऑफ सी कॉन्स्टेंट है, तो एफ ऑफ सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर ये दूसरा टर्म प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एफ ऑफ सी कॉन्स्टेंट है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आ गया एरिया। तो क्या क्या आया, तो एरिया कितना आया, एफ ऑफ सी तो 2c माइनस ए माइनस बी, 2c माइनस ए, ये एक आ गया। दूसरा माइनस ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एरिया का मैक्सिमम मिनिमम चाहिए सी की किस वैल्यू के लिए। तो सी की किस वैल्यू के लिए एरिया मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। तो ठीक है, सी के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो सी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पर, तो पहले सी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, करते हैं। तो इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, एफ ऑफ सी को रोका
2c माइनस a माइनस b को किया, फिर 2c माइनस a माइनस b को रोका, f ऑफ c का डेरिवेटिव किया, फिर इसका डेरिवेटिव करके लिबनीज से, तो लिबनीज क्या कहती है, अपर लिमिट रखी, अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट, पर लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर इसका भी लिबनीज से, तो अपर लिमिट रखी, अपर लिमिट का डेरिवेटिव वो 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखी, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0। फॉर मैक्सिमम मिनिमा दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 2 f of c कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा 2c minus a minus b into f dash c equal to 0, पर फंक्शन इज मोनोटोनिक, तो 2c minus a minus b must be 0, तो यानी c is equal to a plus b by 2, तो c is equal to a plus b by 2। तो फिर आता है कि c equal to a plus b by 2 पे या तो मैक्सिमम आ रही होगी या मिनिमम आ रही होगी। तो सपोज अगर यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है तो फिर मिनिमम कहाँ पे आएगा, एंड पॉइंट्स पर। अगर मैक्सिमम यहाँ पर आ रहा है a प्लस बी बाई 2 पे, तो मिनिमम कहाँ पे आ रहा होगा, एंड पॉइंट्स पे। वही मोनोटोनिसिटी चैप्टर में चला गया। अगर सपोज c इजिकल टू a प्लस बी बाई 2 पे मिनिमम आ रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा होगा, एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स मतलब या तो c इजिकल टू a या फिर c इजिकल टू b। एंड पॉइंट्स या तो c इजिकल टू a या c इजिकल टू b, है ना। ओके, 3 मिनट का ब्रेक।
ओके, नेक्स्ट है एवरेज वैल्यू। अब होता क्या है कि अगर डिस्क्रीट डेटा है तो एवरेज वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 प्लस सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन कैलकुलस में तो फंक्शन जो है कंटिन्यूस डेटा है, तो उसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन a टू b y dx अपॉन विड्थ ऑफ द इंटरवल अपॉन विड्थ ऑफ द इंटरवल। तो एवरेज वैल्यू हो जाएगी, तो एवरेज वैल्यू हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन अपॉन विड्थ ऑफ द इंटरवल। नेक्स्ट आरएमएस। तो आरएमएस क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस होगा रूट मीन स्क्वायर। तो ये उल्टा चलता है, रूट मीन स्क्वायर। उल्टा मतलब पहले स्क्वायर कर दो, उसका फिर मीन ले लो और फिर इसकी स्क्वायर रूट। तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? डेफिनेट इंटीग्रेशन। अल्टीमेटली वही डेफिनेट इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। ये है नहीं सिलेबस में, पर कई बुक्स में दे रखा होता है। तो कैसे करेंगे कि फंक्शन होगा एरिया का डेरिवेटिव। एरिया का डेरिवेटिव तो कभी कभी क्या होता है, एरिया जो है वो ए और बी के टर्म्स में दे रखा होता है। तो बी को एक्स रख दो, बी को एक्स रख दो, ये चीज ले लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बी को एक्स रख दो एंड देन डिफरेंशिएट, तो वही तुम्हारा फंक्शन आ जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ए ऑफ एक्स हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो डी ए बाई डी एक्स तो वो आएगा 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चेन रूल से अंदर वाले का डेरिवेटिव टू टू कैंसिल हो गया, तो फंक्शन आ गया एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फंक्शन आ जाएगा एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट है इनवर्स फंक्शन का। ये थोड़ा खतरनाक है, एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये थोड़ा सा खतरनाक है। तो इसमें होता क्या है, फंडा क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, एक एफ एक्स दे रखा है ना, एरिया और जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। जी इज इनवर्स ऑफ एफ मतलब लिखने को ऐसा भी लिख सकते हैं एफ इनवर्स। तो एरिया जो पूछा है वो पूछा है जी ऑफ एक्स एक्स एक्सिस एक्स एक्स इजिकल टू ए एक्स इजिकल टू बी। तो ये एरिया निकालना है। अब ट्रिकी पार्ट क्या हुआ इसके अंदर, ट्रिकी पार्ट क्या हुआ कि तुम्हें पहले इनवर्स फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो इनवर्स फंक्शन निकलेगा, उसके बाद में फिर एरिया निकाल सकता, जैसे पीछे किया, जैसे पहले किया वैसे ही। तो इसमें हो क्या रहा है, पहले इनवर्स निकालना पड़ेगा, लेकिन अपने को पता है हर बार इनवर्स निकलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन इनवर्स फंक्शन निकाल पाए। तो फिर कैसे करेंगे, तो बिना इनवर्स फंक्शन निकाले कैसे सॉल्व करेंगे? तो अपने को ये एनालॉजी लगानी है। तो क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स होगा रूट एक्स। तो क्वेश्चन ये है कि इनवर्स फंक्शन एक्स एक्सेस एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू 9 से बनने वाला एरिया निकालना है। तो वो कितना होगा, वो होगा ये। नेक्स्ट अब लगाएंगे एनालॉजी। एनालॉजी क्या है कि फंक्शन और इनवर्स फंक्शन y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो होगा क्या कि ये जो एरिया निकला है वही एरिया ओरिजिनल फंक्शन y एक्सिस y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 9 का एरिया है। तो फिर स्टूडेंट को एक और चीज आएगी, सर अगर y एक्सिस के साथ ही निकालना है तो उसमें भी तो इनवर्स फंक्शन लगेगा, पर नहीं, अपन ऐसा करेंगे नहीं। अब देखो कैसे होगा क्या,
इसको दिखा हम लोग रहे y एक्सिस के साथ में, इसको हम दिखा रहे हैं y एक्सिस के साथ में, और हम इसको कैलकुलेट y एक्सिस के साथ में नहीं करेंगे, x एक्सिस पे करेंगे। देखो कैसे, तो हम क्या करेंगे, पहले ये एरिया निकालेंगे x एक्सिस के साथ में, फिर माइनस नीचे वाला एरिया निकालेंगे, तो निकलेगा ये। अब ये देखो ना, तो इस केस में क्या होगा, पहले ये वाला एरिया निकालेंगे, फिर माइनस ये वाला एरिया, तो उससे क्या होगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। फिर सिमिलरली ऐसे ही ये वाला एरिया निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना फाइनल एरिया आएगा। तो पहले क्या करेंगे, सर पहले, हाँ बोलो। सर वो थोड़ा फिर से समझाओ ना, पहले कौन सा दूसरा कौन सा? तो देखो पहले क्या करेंगे, हमें इसका एरिया निकालना होगा, तो हमें इसका एरिया निकाला, तो इसका एरिया निकालेंगे माइनस, फिर हम इसका एरिया निकालेंगे। तो पहले बड़ा एरिया निकाला माइनस ये छोटा वाला एरिया, तो अपना रिजल्टेंट एरिया आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि वो बड़ा एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये वाला, ये जो एरिया है, ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन आएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसको अगर तुम सही से देखोगे तो ये पैराबोला का डबल ऑर्डिनेट के साथ एरिया हो गया, पैराबोला का डबल ऑर्डिनेट के साथ एरिया हो गया। पर फिर भी कैलकुलस से देखते हैं, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस ये पैराबोला का एरिया एक्स एक्सिस के साथ, तो फिर अपने को मिलेगा ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस पैराबोला का एक्स एक्सिस के साथ एरिया, तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को मिलेगा ब्लू वाला एरिया। वही सेम अप्रोच, ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस ये पैराबोला का एरिया एक्स एक्सिस के साथ में, तो मुझे मिल जाएगा रेड वाला एरिया। तो ये क्या हो गया, बिना इनवर्स निकाले एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकाल के सॉल्व कर दिया। तो बिना बिना इनवर्स निकाले एक्स एक्सिस के साथ में एरिया निकाल के सॉल्व किया। चैप्टर इज कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, so next chapter differential equation। एक मिनट ना, मैं अटेंडेंस ले लेता।
Okay, so differential equation. तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है, बहुत स्मार्ट है ये। एक्चुअली फिजिक्स में तुम देखोगे तो तुम्हारा काइनेमेटिक्स से चालू हुआ, वो डिफरेंशियल इक्वेशन से ही चालू हुआ है कि v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी आ गया। तो वो जो रिलेशन भी आए हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ही आए हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी। तो फंडा क्या है, मतलब हाँ, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी एंड देन इंटीग्रेट किया तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया। फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फंडा क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फिजिक्स, मतलब फिजिक्स में अगर तुम देखोगे तो काफी सारी जो प्रोसेसेस है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफाइन की जा सकती है। तो जैसे ये हो गया a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया तो v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी आ गया। या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। फिर वेव इक्वेशन है, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कर रही है, वो प्रोसेस को समझा के दे रही है। इवन केमिस्ट्री के अंदर भी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये चैप्टर हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहले पार्ट में ऑर्डर एंड डिग्री और सम बेसिक डेफिनेशन, सेकंड पार्ट में सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड थर्ड पार्ट में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी और एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी और एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। तो फर्स्ट, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसके अंदर x होगा, y होगा, डेरिवेटिव के टर्म होंगे, तो उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर x है, y है और डेरिवेटिव है। टेक्निकली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टेक्निकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन? डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हाँ, ये कितने भी ऑर्डर तक हो सकते हैं, जैसे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। अपने सिलेबस में जो है ना वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। तो अपने सिलेबस में जो है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल की होती है जो अपने सिलेबस में है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, मल्टी वेरिएबल होता है, यानी मोर देन 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, डेल यूज किया जाता है, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस cos y, डेल यू बाय डेल एक्स डेल y प्लस e raised to z into del u by del z plus 5 equal to 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव में डेल यूज किया जाता है क्योंकि वो मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम है, वो अपने सिलेबस में नहीं है, अपना सिलेबस सिंगल वेरिएबल है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है इंटीग्रेट करके, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है प्रिमिटिव। तो फाइंडिंग द नोन सॉल्यूशन,
फाइंडिंग द अननोन सॉल्यूशन, तो मींस इंटीग्रेट करना या फिर प्रिमिटिव निकालना। तो जैसे फॉर एग्जांपल dy by dx इज इक्वल टू sin x है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो तो y इक्वल टू माइनस cos x प्लस c, तो ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल, ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसी को ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है। और कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट ऑर्डर नहीं आ सकती, तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आई है तो ऑर्डर आएगा ही आएगा। ऑर्डर एक नेचुरल नंबर है, तो ऑर्डर इज एन नेचुरल नंबर। ऑर्डर इज ए नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है डिग्री। डिग्री थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। उसका रीजन है क्योंकि इसको पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव टर्म्स बनाने के बाद में या फ्री फ्रॉम रेडिकल्स करने के बाद में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी, तो उसकी जो पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी, वो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। हमारे सिलेबस जो है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। तो जैसे कुछ एक एग्जांपल्स हैं, ओके तो ये एग्जांपल्स हैं। तो इसमें ऑर्डर देखो, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये है, तो ऑर्डर आ गया इसका 2। डिग्री क्या होगी, इसकी जो पावर होगी तो 1, इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 और उसकी पावर हो जाएगी डिग्री। इसका ऑर्डर होगा 4 और उसकी पावर हो जाएगी डिग्री। इसका ऑर्डर होगा 2, इसकी पावर हो जाएगी डिग्री। तो ये हो गया ऑर्डर इन डिग्री। पर कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट डिग्री भी एग्जिस्ट कर सकती है, पर विदाउट ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ऑर्डर का मतलब है डेरिवेटिव का टर्म, तो डेरिवेटिव तो लगेगा ही लगेगा, डेरिवेटिव तो लगेगा ही लगेगा। तो जैसे अब मान लो ये एग्जांपल है, तो साइन डी बाई डी एक्स में फंस गया, तो साइन को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो ये पॉलिनोमियल लिख लेगी, तो डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि मैं इसको पॉलिनोमियल नहीं बना पा रहा। लेकिन ऑर्डर ऑर्डर तो आएगा ही आएगा, बिना ऑर्डर के आ ही नहीं सकता है, तो ऑर्डर कितना है इसका 2। लेकिन अब बच्चा बोलेगा सर ये इसकी पावर तो 1 है ना, तो डिग्री 1 हो गई, पर ऐसा नहीं है, डेरिवेटिव पॉलिनोमियल में लिखी होनी चाहिए, तो साइन डी बाई डी एक्स फंस गया। सेम यहाँ पे भी ये ऑर्डर 3 है पर डिग्री नहीं आएगी क्योंकि ये पॉलिनोमियल बन जाए, पॉलिनोमियल नहीं होगी, सीरीज एक्सपेंशन होगा, तो डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया 1, तो बोले यहाँ पे भी तो ये फंस जाएगा, पर नहीं, इसको अलग कर सकते हैं। कैसे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो डिग्री कितना हो गया 1, डी वाई बाई डी एक्स की पावर। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा, डिग्री तो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, तो इसको रेस टू 4 करेंगे, दोनों तरफ रेस टू 4 करेंगे, तो डिग्री कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक्चुअली हम लोग बहुत बार कर भी चुके हैं। कैसे, एमओडी चैप्टर में। तो एमओडी चैप्टर में हम लोग जो डिफरेंशिएट करते थे, एलिमिनेट करते थे पैरामीटर को, तो वो एक तरह से क्या था, फॉर्मेशन ही था वो, तो वो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ही था। तो एक्चुअली हुआ क्या, वहां पे अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई और यहाँ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वहां हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई और यहाँ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक तरह से वही हो रहा है। अच्छा तो कैसे करते हैं फॉर्मेशन, तो फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट जो होंगे, तो जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लाइंस कॉनकरेंट एट ओरिजिन,
लाइंस कॉन्करेंट एट ओरिजिन, तो जैसे तो लाइंस कॉन्करेंट एट ओरिजिन कितनी होती है, y इक्वल टू mx। तो यहाँ पे तुम्हें समझना होगा x और y है वेरिएबल, लेकिन m जो है वो इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है। वो कैसे? क्योंकि तुम m की वैल्यू सेलेक्ट करोगे तो एक लाइन फिक्स हो जाएगी। x और y वेरी कर रहे हैं अलोंग द लाइन, x और y वेरी कर रहे हैं अलोंग द लाइन, पर m के वेरी करने से लाइन वेरी कर रही है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट। तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट तो एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy by dx इक्वल टू m। नाउ एलिमिनेट m, तो ये आ जाएगा x dy minus y dx is equal to 0 and this is the differential equation। फिर अपन सीखेंगे हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी कि तुम्हें कोई भी x दे रखा होगा, y दे रखा होगा, पैरामीटर दे रखा होगा, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो उसके अंदर x होगा, y होगा, पैरामीटर होगा, अब डेरिवेटिव का टर्म भी होगा। और कि ऐसा कितनी बार करेंगे, ऐसा कितनी बार करेंगे जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो इसमें एक है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक है तो इसमें एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब एलिमिनेट पैरामीटर, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में पैरामीटर नहीं होना चाहिए, तो ये आ जाएगा x y और डेरिवेटिव का टर्म एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1। डिग्री वो बनाने के बाद ही पता चलेगी क्योंकि उसमें पावर देखनी पड़ती है, डेरिवेटिव की पावर क्या आ रही है। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक। अरे यार
Okay, so next there are two types of solution: general solution and particular solution. The general solution and particular solution. तो जनरल सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि अपन जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकलेगा, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकलेगा तो इसलिए अपन बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ सी। लेकिन अगर अपन सी की वैल्यू निकाल सके, अगर अपन सी की वैल्यू निकाल सके फॉर अ गिवन बाउंड्री कंडीशंस, गिवन बाउंड्री कंडीशन, तो वो ऐसे बोलेगा कि x इज इक्वल टू 0 पे y 1 है, तो अपन सी की वैल्यू निकाल पाएंगे फिर। तो बाउंड्री कंडीशन अगर दे रखे होगी, सी की वैल्यू निकाल पा रहे होंगे, तो देन देयर विल बी अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो देन देयर विल बी अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 6 टाइप्स है इसके अंदर। तो टाइप 1 वेरिएबल सेपरेबल, टाइप 2 रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, टाइप 3 होमोजेनियस, टाइप 4 reducible to homogeneous, reducible to homogeneous, टाइप 5 linear differential equation। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेंस, एडवांस, बोर्ड, सीईटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आते हैं एलडीई पर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप 6 reducible to linear differential equation, reducible to linear differential equation। तो टाइप 1 वेरिएबल सेपरेबल, तो नाम से ही काफी कुछ दिख रहा है कि वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे तो ये वेरिएबल सेपरेबल। मतलब फंडा क्या है, एक्स वाली एक्स अलग कर दिए, जी और वाई वाले अलग कर दिए, एंड देन इंटीग्रेट। एक्स वाला अलग कर दिया, वाई वाला अलग कर दिया, एंड देन डिफरेंशिएट। तो फॉर एग्जांपल एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकता, इसको अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकता क्योंकि y और x मिक्स हो रखे हैं, y और x मिक्स हो रखे हैं। तो फिर क्या करूंगा, तो वेरिएबल सेपरेबल, तो x वाले अलग y वाले अलग। तो क्या करो, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो और रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो दोनों से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास वेरिएबल सेपरेबल। तो ये x वाली अलग, y वाली अलग, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फिर ये चला जाएगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर में, सर फिर वो ये चला dx जाएगा, आनी चाहिए ना? हाँ ये dx है, तो ये फिर चला जाएगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं कि dy by dx इज इक्वल टू e रेज टू x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस वाई। इसमें ई रेज टू माइनस वाई कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ई रेज टू माइनस वाई को नीचे ले लिया तो dy अपॉन ई रेज टू माइनस वाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये हो गया ई रेज टू वाई डी वाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये हो गए वेरिएबल सेपरेबल, x वाली अलग, y वाली अलग, और ये चला जाएगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर में। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, तो नाम से ही काफी कुछ पता चल रहा है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, तो नाम से ही काफी कुछ पता चल रहा है। कैसे, कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ ax प्लस by है, तो यहाँ पे देखो ना x और y फंस गया, x और y फंस गए, तो फंस गए, वेरिएबल सेपरेबल सेपरेट नहीं हो पा रहे, तो रिड्यूसिबल टू, तो क्या करेंगे, तो जो चीज पहले x और y में चल रही थी अब वो t और x में चलाएंगे, तो ax प्लस by को t रख दो, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a x का डेरिवेटिव 1, b y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू dt by dx।
dt बाय dx। तो dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो वो आएगी 1/b dt बाई dx माइनस a। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1/b dt बाई dx माइनस a इज इक्वल टू f ऑफ t। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ये आएगा dt अपॉन a प्लस b f ऑफ t इज इक्वल टू dx। ये हो गया टाइप 1 वेरिएबल सेपरेबल, t वाला अलग x वाला अलग। अब ये क्वेश्चन चले जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो वहां पे आंसर आएगा t और x में, फिर t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वाला, तो t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x और y में। तो t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x और y में। तो ये हो गया रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, तो साइन इनवर्स dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। तो ये फंस गया, तो टाइप 2, तो x प्लस वाई को रखा t, तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx। तो dy बाई dx सब्स्टिट्यूट किया तो ये आएगा dt बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू साइन t। तो ये हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस साइन t इज इक्वल टू dx। तो ये चला गया टाइप 1 वेरिएबल सेपरेबल। नेक्स्ट इसी वाले फंडे पर एक है पोलर सब्स्टिट्यूशन। तो पोलर सब्स्टिट्यूशन भी वही कर रही है एक तरह से, मतलब सब्स्टिट्यूट करके चेंज कर रही है पोलर सब्स्टिट्यूशन। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो कुछ नया नहीं है ये, तो अपना जो कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट होता है एक्स कॉमा वाई, तो फंडा क्या होता है, एक्स होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वाई होती है वर्टिकल डिस्टेंस। पोलर में क्या होगा, आर थीटा होगा, पोलर में होगा आर थीटा, और दोनों में रिलेशन है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, या फिर उल्टा भी देख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाय एक्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाय एक्स। तो ऐसा भी देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाय एक्स। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं कुछ रिलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू आर cos थीटा है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, पर r और थीटा दोनों वेरिएबल है, r कांस्टेंट नहीं है, तो r और थीटा वेरिएबल है, तो r को रोका cos थीटा का डेरिवेटिव प्लस cos थीटा को रोका r का डेरिवेटिव। सेम ऐसे ही y इक्वल टू आर साइन थीटा का निकालेंगे, तो dy इक्वल टू r को रोका साइन थीटा का डेरिवेटिव, साइन थीटा को रोका r का डेरिवेटिव, तो ये आ गया dx और dy। तो अपने पास कुछ रिलेशंस आते हैं, वो रिलेशंस हैं, पहला एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये कैसे निकालेंगे, एक्स हो गया आर कॉस थीटा, डी एक्स ये हो गया, फिर वाई हो गया आर साइन थीटा और डी वाई हो गया ये वाला, तो इनको पुट कर दो, तो पुट कर दिया तो ये आ जाएगा आर डी आर। सिमिलरली ऐसे ही एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स वो आ जाता है आर स्क्वायर डी थीटा, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स वो आ जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी बाई आर डी आर, तो तुम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। तो तुम्हें कैसे समझेगा कि कब पोलर सब्स्टिट्यूशन है, तो तुम्हें कैसे समझेगा कि पोलर सब्स्टिट्यूशन है, पहला अगर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चल रहा है तो यू कैन पुट एज ए आर स्क्वायर। दूसरा, अगर इक्वेशन में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई या एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स चल रहा है तो यू कैन गो फॉर द पोलर सब्स्टिट्यूशन। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की जगह आर डी आर और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की जगह आर स्क्वायर डी थीटा। फिर एक एक्स्ट्रा है, तो डी एक्स का होल स्क्वायर डी वाई का होल स्क्वायर, मतलब जो अभी अपन ने निकाला डी एक्स, ये जो डी एक्स अपन ने निकाला इसका होल स्क्वायर, ये डी वाई का होल स्क्वायर, तो वो करेंगे तो वो आता है डी आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा का होल स्क्वायर। ये लगेगा नहीं, बस बता के रखा है। नेक्स्ट, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में देखते हैं, तो x प्लस वाई वाई डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको लिखते हैं तमीज से, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब होगा क्या,
अब देखो मेरे को पोलर सब्स्टिट्यूशन कैसे स्ट्राइक करेगा। तो पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चल रहा है, पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चल रहा है, दूसरा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि इस पे पोलर सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, तो इस पे पोलर सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, तो करते हैं पोलर सब्स्टिट्यूशन। x इज इक्वल टू आर cos थीटा, y इज इक्वल टू आर sin थीटा। तो x dx प्लस y dy हो जाएगा आर डी आर, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा, इधर हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर आर कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये डी आर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा, और ये चला गया टाइप 1 वेरिएबल सेपरेबल। इवन तुम कोई सा ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो, डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सा ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसको लास्ट में वेरिएबल सेपरेबल में ही आना है। तुम कोई सा ही क्वेश्चन सॉल्व करो, लास्ट में उसको वेरिएबल सेपरेबल में ही आना है, लास्ट में उसको वेरिएबल सेपरेबल में ही आना है। नेक्स्ट, कभी कभी बिल्कुल बस एडवांस लेवल पे, तो अगर कभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखा तो अपन पुट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो जस्ट फॉर एडवांस लेवल पे अगर कभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिखा तो ये एक्स इज इक्वल टू आर सेक थीटा और वाई इक्वल टू आर टेन थीटा। सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन होगा x इज इक्वल टू आर sec थीटा एंड y इज इक्वल टू r tan थीटा, और इसमें अपन कुछ रिलेशन भी लिख सकते हैं। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पहला x dx माइनस y dy इक्वल टू r dr, सेकंड x dy माइनस y dx इज इक्वल टू r स्क्वायर sec थीटा d थीटा, r स्क्वायर sec थीटा d थीटा। नेक्स्ट है स्टोरी प्रॉब्लम्स होती है। स्टोरी प्रॉब्लम का फंडा क्या होता है, वो इंग्लिश में लिखा रहता है, तो पहले तुम्हें डिकोड करना पड़ता है। डिकोड करने का मतलब है तुम्हें पहले मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और वो मैथमेटिकल इक्वेशन बनने के बाद फिर क्वेश्चन इधर चला जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स में। तो फंडा ये होता है कि पहले फर्स्ट तुम्हें मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी होती है। मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब तुम्हें वही डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है। नेक्स्ट है टाइप 3। टाइप 3 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टाइप 3 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपन ने पढ़ा था होमोजेनियस फंक्शन, और होमोजेनियस फंक्शन अपन ने पढ़ा है, होमोजेनियस फंक्शन अपन ने पढ़ा है फंक्शन चैप्टर में। तो क्या होता है वो, अगर x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रखने पे अगर लैम्डा पूरा बाहर आ जाता है, लैम्डा पूरा बाहर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी कि dy by dx इज इक्वल टू f of x, y g of x, y, ये दोनों होमोजेनियस है सेम डिग्री के, तो ये होमोजेनियस सेम डिग्री, होमोजेनियस ऑफ सेम डिग्री, तो अपन फिर बोल सकते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम डिग्री से होगा क्या, सेम डिग्री से ये होगा कि f के अंदर जितना लैम्डा आ रहा होगा और g के अंदर जितना लैम्डा आ रहा होगा वो लैम्डा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पुट y इज इक्वल टू vx, पुट y इज इक्वल टू vx। एक एग्जांपल से समझते हैं, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो ये डिग्री 2 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री 2 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पुट y इज इक्वल टू vx, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो dy by dx, v को रोका x का डेरिवेटिव 1, फिर x को रोका v का डेरिवेटिव, x को रोका v का डेरिवेटिव। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। एक्चुअली पता है क्या चल रहा है, जो चीज पहले x और y में चल रही थी अब वो x और v में चलेगी। ये थी टाइप 3 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चला जाएगा वेरिएबल सेपरेबल टाइप 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, v को इधर ले लेंगे तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन ये v आएगा माइनस v, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y इज इक्वल टू vx है ना, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v, ये v इधर आएगा, v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन v, तो ये v dv इक्वल टू dx अपॉन x, और ये किधर चला गया वेरिएबल सेपरेबल, ये किधर चला गया वेरिएबल सेपरेबल।
तो ये चला जाएगा वेरिएबल सेपरेबल में। वो अल्टीमेटली उसको वहीं जाना है, कोई सा ही क्वेश्चन हो अल्टीमेटली वो वेरिएबल सेपरेबल में ही जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, लास्ट में उसको वेरिएबल सेपरेबल में जाना ही पड़ेगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां इंटीग्रेशन लगेगी, और इंटीग्रेशन अपन वेरिएबल सेपरेबल में ही कर सकते हैं। इंटीग्रेशन हम सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल में ही कर सकते हैं, इसलिए। ठीक है, सो नेक्स्ट है टाइप 4। टाइप 4 रिड्यूसिबल टू, तो वही नाम से काफी क्लियर हो रहा है कि उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके अंदर 3 बिट है। तो पहली इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरी पैरेलल लाइन, और तीसरी फॉर ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस। तो पहला देखते हैं अपन कि dy by dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये नॉन पैरेलल की कंडीशन है। अगर लाइंस नॉन पैरेलल है तो इंटरसेक्टिंग होगी, अगर लाइन नॉन पैरेलल है तो इंटरसेक्टिंग होगी। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y अपॉन प्लस c2। तो इसमें फंडा क्या है? फंडा है पुट x इज इक्वल टू u प्लस अल्फा और y इज इक्वल टू v प्लस बीटा। ये अल्फा बीटा कौन है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये अल्फा बीटा कौन है? a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करके जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा तो वो अल्फा बीटा है। तो करो, तो हो क्या रहा है, जो चीज पहले x और y में चल रही थी अब वो u और v में चलेगी, जो चीज पहले x और y में चल रही थी अब वो u और v में चलेगी। तो करो पुट, तो dy by dx आ जाएगा, dy by dx आ जाएगा v प्लस v dv by du, dv by du। तो ये हो जाएगा dv by du इज इक्वल टू a1u प्लस b1v अपॉन a2u प्लस b2v। और ये हो गई टाइप 3। और टाइप 3 में क्या करते थे, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू टी यू, v इज इक्वल टू टी यू, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस समय इंडिपेंडेंट वेरिएबल v है, और तो ये हो गया v, और ये डिपेंडेंट नहीं 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 डिपेंडेंट वेरिएबल v है, डिपेंडेंट वेरिएबल v है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है। तो वहां पे क्या करते थे, y इज इक्वल टू वी एक्स करते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे v इज इक्वल टू टी यू। तो वहां पे करते थे y इज इक्वल टू वी एक्स, यहाँ पे करते हैं v इज इक्वल टू टी यू। ठीक है, फिर बाकी वही सेम वर्किंग हो जाएगा। अब इसी को एक्सटेंड करते हैं v बिट, तो dy by dx इज इक्वल टू a1x ax प्लस by प्लस c1, और ये ax प्लस by प्लस c2। तो इस बार क्या हो रहा है, पैरेलल कंडीशन, मतलब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2। तो पैरेलल कंडीशन a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2। तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2। तो कैसे करेंगे, ax प्लस by को t पुट कर देंगे, ax प्लस by को t पुट कर देंगे, तो वहां से निकलेगा। तो अब यहाँ से dy by dx भी निकालना पड़ेगा, तो a प्लस v dy by dx इज इक्वल टू dt by dx। तो dy by dx हो जाएगा 1 अपॉन b dt by dx माइनस a इज इक्वल टू t प्लस c1 अपॉन t प्लस c2। तो ये चला जाएगा वेरिएबल सेपरेबल टाइप 1। सी फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जा रहा है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। तो इसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है कि इन दोनों का एडिशन 0 होना चाहिए, इन दोनों का एडिशन 0 होना चाहिए। तो a2 प्लस b1 शुड बी इक्वल टू 0, a2 प्लस b1 इक्वल टू 0।
तो इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a2x dy प्लस b2y dy प्लस c2 dy इक्वल टू a1x dx प्लस b1y dx प्लस c1 dx। तो इसमें हो क्या रहा है ना, ये वाला इंटीग्रेट हो सकता है क्योंकि y के टर्म्स है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर ये और ये नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि x y के रिस्पेक्ट में, y x के रिस्पेक्ट में, तो ये गड़बड़ हो गया। तो फिर इसका क्या निकला, इसको लेफ्ट में ले लो, इसको लेफ्ट में ले लो। तो लेफ्ट में लेने से क्या होगा, a2 प्लस b1 इक्वल टू 0। एक मिनट ना, ये तो माइनस टाइम्स आ रहा है यार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है सही सही है। तो इसको लेफ्ट में ले लिया, तो a2x प्लस dy माइनस b1 बाई dx और बाकी सबको एज इट इज रहने दिया। तो b2y dy प्लस c2 dy इज इक्वल टू a1x dx प्लस c1 dx। तो अब अपने को पता है a2 प्लस b1 0 है, तो इसका मतलब b1 हो गया माइनस a2, तो यहाँ पे रख दो, तो ये आ जाएगा प्लस a2। तो a2 कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा x dy प्लस y dx, और x dy प्लस y dx कौन है, d ऑफ एक्स वाई, d ऑफ एक्स वाई। तो अब देखो, तो ये हो गया, तो d ऑफ एक्स वाई, तो ये हो गया इंटीग्रेबल, तो ये इंटीग्रेबल हो गया, फिर ये तो इंटीग्रेबल है ही, ये भी है ही, ये भी है ही, और ये भी है। तो ऐसे करके सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे, ऐसे करके सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे। पर ऐसा ये तभी हो पाया जब a2 प्लस b1 0 है, ये तभी हो पाया जब a2 प्लस b1 0 है। नेक्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वर्ड में भी काफी कुछ छुपा हुआ है। लीनियर, लीनियर का मतलब है डेरिवेटिव्स की पावर 1 होनी चाहिए। तो टाइप 5 एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने तुम्हारे जेई मेन के पेपर का एनालिसिस किया है, उसमें हर डिफरेंशियल इक्वेशन 90% एलडीई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो मैंने तुम्हें जो जेई मेन का पेपर एनालिसिस भेजा है ना, उसके अंदर 90% क्वेश्चंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही है, और कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। मतलब अपने को बस उसकी फॉर्मेट बनानी है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है, और इंटीग्रेशन भी ऐसा कोई बहुत डेंजरस नहीं है। तो ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की का फंडा क्या होता है कि उसका जो डेरिवेटिव होता है, उसका जो डेरिवेटिव होता है उसकी पावर 1 होनी चाहिए सबकी। तो जैसे ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव पावर 1, n माइनस 1 ऑर्डर डेरिवेटिव इसकी पावर 1, तो सारे डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए। एक दूसरा, इनके आगे जो मल्टीप्लाई होंगे वो इन टर्म्स ऑफ x ही होंगे। तो ऐसे करते करते ये a1 ऑफ x प्लस प्लस a नॉट ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू फाइव ऑफ x। ये हो गई nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें बस ये ध्यान क्या रखना है, पहला तो कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनकी पावर 1 होनी चाहिए, ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनकी पावर 1 होनी चाहिए। दूसरा, इनके आगे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ x होने चाहिए, पर यहाँ y है तो वो चलेगा, और ये x के टर्म्स। अब आता है हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर है, तो हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर है, तो हमारे सिलेबस में क्या निकलेगा, dy by dx plus p of x into y is equal to q of x। पर मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ dy by dx 1 हो, तभी अपन ये काम करेंगे। तो इसमें लगेगा पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p of x dx। तो आंसर आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन तो एक एग्जांपल पे अप्लाई करके देखते हैं। तो एग्जांपल ये है कि x cos x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई x sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले डिवाइड बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो इसको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड बाई डी एक्स cos x से डिवाइड किया तो ये आएगा 10x प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स sec x। ये बन गई टाइप 5 एलडी। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x क्या होता है? जो भी y के आगे लिखा है, जो भी y के आगे लिखा है वो इंटीग्रेटिंग p फैक्टर के लिए काम आता है, तो वो होगा p ऑफ x। तो अच्छा, इसका इंटीग्रेशन आता है क्या? ln x का इंटीग्रेशन ln sec x 1 बाय x का ln x। लॉग की प्रॉपर्टी e रेज टू ln x sec x। लॉ फंडामेंटल आइडेंटिटी x sec x। तो आंसर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, और वो भी इजी है। x x कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आता है? 10x। तो आंसर आ जाएगा 10x प्लस सी। तो ये हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट, अब लेवल कैसे बढ़ता है? एक लेवल ऐसे बढ़ता है कि y की जगह x, x की जगह y, y की जगह x, x की जगह y, x की जगह y, मतलब वो dx अपॉन dy की LD होगी। तो यहाँ पे लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मोर देन 90% क्वेश्चन dy बाई dx में होता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पॉसिबल है, dx अपॉन dy प्लस p ऑफ y इंटू एक्स इज इक्वल टू q ऑफ y। तो वो x की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकती है, यानी dy बाई dx भी हो सकता है, dx अपॉन dy भी। पर dx अपॉन dy हुआ तो लेवल बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा। पर तुम्हें कैसे स्ट्राइक करेगा? तो देखो कैसे स्ट्राइक करेगा। अगर तुम ढूंढ पा रहे हो कि y की पावर 1 है, अगर तुम ढूंढ पा रहे हो तो y की पावर 1 है तो dy बाई dx की होगी। लेकिन अगर x की पावर 1 आ रही है तो फिर सोच सकते हैं कि dx अपॉन dy की LDE होगी। तो अपन फिर सोच सकते हैं कि dx अपॉन dy की LDE होगी। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x cos y प्लस sin 2y। तो देखो ना, यहाँ पे y फंसा हुआ है, तो ये dy बाई dx की तो नहीं दिख रही, और x की पावर 1 है तो ये dx अपॉन dy है। तो ये dx अपॉन dy इज इक्वल टू रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा cos y इंटू एक्स प्लस sin 2y। तो ये टाइप 5 LD पर dx अपॉन dy के। नेक्स्ट आएगा बर्नौलीज यानी टाइप 6। टाइप 6 क्या है? रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल। नाम से ही पता चल रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेगा, विच इज आल्सो नोन एज अ बर्नौलीज। ये मैथ्स में काफी सारी जो चीजें है ना, ये सब फिजिक्स वालों ने दिए, काफी कुछ फिजिक्स वालों ने दिए वाले हैं। ठीक है, तो फंडा क्या होता है इसका? dy बाई dx ये भी ठीक है, प्लस p ऑफ x ये भी ठीक है, इंटू y ये भी ठीक है, q ऑफ x ये भी ठीक है, इंटू y रेज टू n ये ठीक नहीं है। तो फंडा क्या है? पहले राइट हैंड साइड q ऑफ x बनाओ, तो y रेज टू n से डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन y रेज टू n dy बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू 1 अपॉन y रेज टू माइनस n माइनस 1, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो इसको। इससे क्या होगा? ये dt बाई dx बन जाएगी, तो वो हो गया रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो चीज अभी एक्स वाई में चल रही है, अब वो टी और एक्स में चलेगी। तो 1 अपॉन वाई रेज टू एन माइनस 1 को रखा टी, तो वाई रेज टू एन माइनस एन प्लस 1 इक्वल टू टी। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा वाई रेज टू माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे इससे, तो ये सब्सटीट्यूट होगा 1 अपॉन माइनस 1 प्लस एन डी टी बाई डी एक्स प्लस p of x into t is equal to q of x। तो dt by dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 minus n into p of x into t is equal to 1 minus n into q of x।
ये बन गई टाइप 5 एलडी किसकी, टी के टर्म्स में, टी के टर्म्स में, तो ये बन गई। ठीक है, फिर थोड़ा सा बचेगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, तो वो कल कंप्लीट करके मैं कल वेक्टर चैप्टर स्टार्ट कर देता। ठीक है, तो कल वो कंप्लीट करके वेक्टर चैप्टर स्टार्ट कर देता, तो वेक्टर 3D फिर नेक्स्ट वीक में थोड़ा खींचते हैं, तो मेरे ख्याल से 22 जनवरी तक हो जाएगा होपफुली।